तो गुड इवनिंग स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कोरोना से सभी दूर होंगे और इन्फिनिटी कोचिंग से जुड़े होंगे। तो स्टूडेंट, कल मैंने आपको 3 प्रॉब्लम दी थी। इसमें आपको लिमिट पॉइंट बताने थे और इसमें बताना था क्या ये कन्वर्जेंट है, क्या ये डाइवर्जेंट है, क्या ऑसिलेट है। तो मोस्टली स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रही थी, सर अभी भी ये लिमिट पॉइंट हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो चलो वहाँ थोड़े से और एग्जाम्पल करते हैं लिमिट पॉइंट के। पहले ये समझ लेते हैं क्या है। देखिए, आपको फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है e की पावर -1 की पावर n। जब n की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा तो -1, 2 पुटअप करूंगा तो 1, -1, 1, ये चलता रहेगा। तो मीन्स इसमें किस टाइप की टर्म आएगी सीक्वेंस में, 1 पुटअप करूंगा तो -1, फिर e, फिर -1, फिर e अप टू 0। तो मैंने ही आपसे ये बात कही थी, यदि कोई सीक्वेंस में कोई टर्म इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट होती है तो वो डेफिनेटली लिमिट पॉइंट होती है। तो इसमें ई इनवर्स और ई इनवर्स ई कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स। तो इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट क्या क्या हो गए, ई इनवर्स और ई। और स्टूडेंट आपको पता है यूनिक लिमिट पॉइंट प्लस बाउंडेड ऑलवेज इंप्लाई करता है सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कल ही हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर लिमिट पॉइंट कितने आ गए मेरे पास, 2 आ गए। तब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑसिलेट करेगा ई इनवर्स से ई के बीच। इसका मतलब हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, ऑसिलेट फाइनाइट। अब आप कहोगे सर ये फाइनाइट इनफाइनाइट का क्या प्रॉब्लम है। जब यहाँ पर जितने भी लिमिट पॉइंट आए, यदि दोनों पॉइंट फाइनाइट हो तो उसको फाइनाइट बोल देंगे, यदि यहाँ पर एक पॉइंट भी इनफाइनाइट आ जाए तो उसको इनफाइनाइट कह देंगे। तो मीन्स ऑसिलेट इनफाइनाइट। तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, 2 लिमिट पॉइंट है हमारे पास और वो क्या है, ऑसिलेट फाइनाइट। सेकंड देखते हैं। सेकंड मैंने आपसे कल ही कहा था, आप डायरेक्ट लिमिट पुटअप कर दीजिए और लिमिट पुटअप करने के बाद यदि एल फाइनाइट आ रहा है और यूनिक आ रहा है, वो डेफिनेटली आपका लिमिट पॉइंट होगा। तो अब n टेंड टू इन्फिनिटी पे पुटअप करूंगा तो न्यूमरेटर तो क्या होगी, -1, 1, -1, 1, ये चलता रहेगा। बट डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो 1, 2, 3, 4, ये बढ़ाते जाएंगे। जब इनफाइनाइट पे आएंगे तब न्यूमरेटर में तो यही टर्म चलती रहेगी, बट डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा जिसको ये 0 पे टेंड कर जाएगा। मीन्स इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0। कल हमने पढ़ा था ये मोनोटोनिक नहीं है, बट ये सीक्वेंस क्या है हमारा, कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसकी फाइनाइट यूनिक लिमिट आ रही थी। तो इसका एक ही लिमिट पॉइंट है 0 और सीक्वेंस कैसा हो जाएगा हमारा, कन्वर्जेंट। थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1 की पावर n और n। जब n ओड है, थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, जब n ओड है तब किसकी टर्म आएगी, नेगेटिव चलता रहेगा। जब अनइवन है तब ये चलता रहेगा। तो इसके आप ये कर लीजिए। अब ये सही है। अब n की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा, 3 पुटअप करूंगा तो 3 मिलेगा और इवन पुटअप करूंगा तो नेगेटिव में ही मिलते रहेंगे। तब आपको बतानी है सीक्वेंस क्या ऑसिलेट इनफाइनाइट है, ऑसिलेट फाइनाइट है, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट पॉइंट क्या है, n है। n का मतलब क्या हुआ, -2, -4, -6। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है, आप एक छोटा सा इंटरवल बनाइए, उसमें सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आनी चाहिए। बट यहाँ पर अगर मैं रियल लाइन पे डिनोट करूँ तो मेरे को किस टाइप का मिलेगा, 1, फिर बाद में 2 पुटअप करूँगा तो -2, फिर 3 पुटअप करूँगा तो 3, फिर 4 पुटअप करूँगा तो -4। अब क्या अगर मैं छोटे से छोटा इंटरवल बनाऊँ तो क्या मेरे को इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स मिलेगी, यहाँ पर कोई भी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स नहीं मिलेगी। मीन्स इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है। और जब n टेंड टू इन्फिनिटी पुटअप करूंगा तब ये कहाँ से कहाँ तक ऑसिलेट करेगा, -इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी। तब ये हमारा क्या हो गया, ऑसिलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस। मीन्स थर्ड एग्जाम्पल क्या है मेरा, ऑसिलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस। आई होप ये तीनों आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट देखते हैं, अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ ली एक डायग्राम से आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट, सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं, या तो सीक्वेंस बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। ओके, या तो सीक्वेंस क्या होगा मेरा, बाउंडेड, या सीक्वेंस मेरे पास क्या होगा, अनबाउंडेड। अब बाउंडेड के में भी 2 केस आएंगे, जब या तो मेरे पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो या मेरे पास मोर देन 1 लिमिट पॉइंट हो। या तो मेरे पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो या मेरे पास मोर देन 1 लिमिट पॉइंट हो।
तो स्टूडेंट कल हमने ये पढ़ा था बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट ऑलवेज इंप्लाइज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। जब यूनिक लिमिट पॉइंट है प्लस बाउंडेड है तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, कन्वर्जेंट। बट अगर सीक्वेंस मेरा बाउंडेड है और एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट आते हैं तब सीक्वेंस मेरा क्या हो जाएगा, ओसिलेट फाइनाइट, क्योंकि सीक्वेंस मेरा बाउंडेड है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ओसिलेट फाइनाइट। अब स्टूडेंट अनबाउंडेड में भी 3 केस आएंगे मेरे पास, आइदर ये इन्फिनिटी पर जाए अनबाउंडेड, या ये माइनस इन्फिनिटी पे जाए, या ये ओसिलेट करे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इन दोनों केस में सीक्वेंस क्या होगा मेरे पास, डाइवर्जेंट। यदि मैं लिमिट ऑपरेट करूं और मेरे पास फिक्स मेरे को या तो इन्फिनिटी मिल जाए या माइनस इन्फिनिटी मिल जाए तो मेरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। बट सीक्वेंस अगर ओसिलेट कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तब मेरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ओसिलेट इनफाइनाइट। इसका एग्जाम्पल हमने अभी भी देखा था, सीक्वेंस क्या था मेरा, -1 की पावर n -1 एंड। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको अन ले लीजिए सीक्वेंस, इसको कोई -n ले लीजिए। कन्वर्जेंट की तो हमने कल देखी थी एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 की पावर n। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये हमेशा हमारे साथ ही चलेगा जब तक सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम से आप समझ लीजिए, या तो सीक्वेंस 2 टाइप के होते हैं, तो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। बाउंडेड में भी 2 केस होंगे, अगर यूनिक लिमिट पॉइंट है तब क्या होगा, सीक्वेंस का बिहेवियर कन्वर्जेंट। यदि मोर देन 1 लिमिट पॉइंट है तब सीक्वेंस डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ओसिलेट फाइनाइट। अगर अनबाउंडेड है तो इसमें मेरे पास 3 केस हैं, या तो मेरे पास लिमिट की वैल्यू क्या आ जाए, एग्जैक्टली इनफाइनाइट आ जाए, या माइनस इनफाइनाइट आ जाए, या ओसिलेट करे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब ये केस है, जब इन दोनों केसों में सीक्वेंस क्या हो जाएगा मेरे पास, डाइवर्जेंट। जब ये केस है मेरे पास, जब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ओसिलेट इनफाइनाइट, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ओसिलेट कर रहा है। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, तो हमने बाउंडेड पढ़ लिया, हमने मोनोटोनिक पढ़ लिया, हमने लिमिट पॉइंट पढ़ लिए, उसका बिहेवियर के आधार पर हम बता सकते हैं क्या वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ओसिलेट है। फर्स्ट है, आपको दे रखा है कोस n पाई बाई 2। हम जानते हैं कोस की रेंज क्या होती है, कोस थीटा और साइन थीटा की रेंज -1 से +1। इसका मतलब ये दोनों सीक्वेंस क्या है मेरे पास, बाउंडेड है। तो ये मेरे पास डेफिनेटली बाउंडेड है। क्या मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब क्या हुआ, आइदर तो ये इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बट पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, वो हमारा मोनोटोनिक नहीं होता। तो कोस और साइन का सेम बिहेवियर रहता है, पहले इसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ सकती है 1/2, फिर 1, जैसे n की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा तो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हुई, 0। 2 पुटअप करूंगा तो कोस पाई की वैल्यू कितनी हुई, -1। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 0, फिर सेकेंड -1, फिर 3 पुटअप करूंगा तो कितनी आएगी, 3 पाई बाई 2, अगेन -1। 3 पाई बाई 2 मीन्स 0, कोस 3 पाई बाई 2 मीन्स 0। 4 पुटअप करूंगा, कोस 2 पाई 1 हो गया। तो देखिए 0 से फिर नेगेटिव हुआ, नेगेटिव से फिर बढ़ा, फिर वापस बढ़ रहा है, तो मोनोटोनिक तो नहीं है मेरा। लिमिट पॉइंट, कोस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, कोस थीटा का लिमिट पॉइंट, सोचिए सोचिए सोचिए। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, एंगल में जो भी है हमें पता है कोस थीटा पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई। अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू क्या पुटअप करूँ, मेरे पास 2 पाई मिल जाएगी। तो n की वैल्यू में 4 पुटअप करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 2 पाई मिल जाएगा। तो मीन्स 4 के बाद अगर 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं वैल्यू ये सब की सब रिपीट होगी। मीन्स n की वैल्यू 1 पुटअप की तो वैल्यू कितनी है, 0। 2 पुटअप करी तो वैल्यू कितनी है, -1। 3 पुटअप किया तो वैल्यू कितनी है, 0। 4 पुटअप किया तो वैल्यू कितनी है, 1। अब आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है, अब आपको 5th वैल्यू ये आ जाएगी रिपीट, 0 -1 0 1, फिर वापस ये रिपीट होने लग जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा पीरियोडिक फंक्शन होता है विथ पीरियड 2 पाई। तब इसके लिमिट पॉइंट में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए, 0 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया। मीन्स मेरे पास कितने लिमिट पॉइंट हो गए, 3 लिमिट पॉइंट। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बाउंडेड प्लस मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, अभी भी हमने डायग्राम से समझा, बाउंडेड प्लस मोर देन 1 लिमिट पॉइंट सीक्वेंस इज ओसिलेट फाइनाइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ओसिलेट फाइनाइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए कोसाइन का सेम है, बाउंडेड तो होगा, मोनोटोनिक नहीं होगा। अब लिमिट पॉइंट के लिए अब आपको देखना है ये 2 पाई कब बने, तब n की जगह मैं क्या पुटअप करूँ, मेरे को 2 पाई मिल जाए। तो आपको n की जगह 6 पुटअप करना पड़ेगा, मीन्स आपको 6 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तो सारी की सारी वैल्यू रिपीट होती रहेगी।
तो n की जगह 1 पुटअप किया तो sin पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 पुटअप करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगेन ये पॉजिटिव होता है, √3/2। 3 पुटअप करूंगा तो 0, 4 पुटअप करूंगा तो नेगेटिव √3/2, 5 पुटअप करूंगा तो अगेन नेगेटिव, 6 पुटअप करूंगा तो 0। अब आपको 7th की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 7th वैल्यू ये आ जाएगी, 8 वैल्यू ये आ जाएगी, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, ये ऐसे ऐसे क्रम वाइज चलता जाएगा, क्योंकि साइन थीटा पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड 2π। अब देख लीजिए इसमें कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू है, एक तो √3/2, एक 0, एक नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसके 3 लिमिट पॉइंट हो जाएंगे इसके भी, माइनस का √3/2, 0, √3/2। अगेन बाउंडेड प्लस मोर देन 1 लिमिट पॉइंट इज ऑसिलेट फाइनाइट। थर्ड है e की पावर 1/n। अब देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट एक बार लिमिट देख लेते हैं, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करी है, फाइनाइट आ रही है क्या। n टेंड टू इन्फिनिटी पुटअप करूंगा तो 1/∞ कितना होता है, 0। और एक रिजल्ट होता है, अगर आप लिमिट पुटअप कर रहे हो a की 1/n और a की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर a कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होती है, 2.732। तो मीन्स इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर इसकी 1 लिमिट है तो डेफिनेटली लिमिट पॉइंट भी इसका 1 हो जाएगा। तो लिमिट पॉइंट केवल 1 हो गया। बाउंडेड, डेफिनेटली बाउंडेड है, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा। बाउंडेड कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर e तक, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी में मिलेगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू इसकी e पर मिलेगी। ओके स्टूडेंट, मोनोटोनिक है क्योंकि n की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा, e फिर e की पावर 1/2, ये डिक्रीज होता जाएगा, तो ये मोनोटोनिक भी है और ये कन्वर्जेंट भी है। बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक ऑलवेज इंप्लाई कन्वर्जेंट, या बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट ऑलवेज इंप्लाइज कन्वर्जेंट। कोई सी भी डेफिनेशन देख लीजिए, ये सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है। थर्ड देखिए, थर्ड में n अगर आप 50 या 50 से छोटा ले रहे हो तब आपका सीक्वेंस है e की पावर n। जब आप 50 या 50 से ज़्यादा ले रहे हो तब आपका सीक्वेंस है 1/n। अब बताइए क्या ये बाउंडेड है, ध्यान से समझिएगा। यदि 1 पुटअप करूँ, 1 से लेकर 50 तक मेरे को ये सीक्वेंस लेना है, 50 से ज़्यादा पर आपको ये लेना है, तो क्या आपका सीक्वेंस बाउंडेड है? मेरा आंसर है यस, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी इन्फिनिटी पे, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो जाएगी, e की पावर 50, क्योंकि 50 तक ये मैं सीक्वेंस ले सकता हूँ। तो ये बाउंडेड है मेरा। क्या मोनोटोनिक है? मोनोटोनिक नहीं है, बिकॉज 1 से लेकर 50 तक तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, लेकिन 51 आते ही ये डिक्रीज होने लग जाएगा। तो मोनोटोनिक में मैंने आपसे ये कहा था आइदर ये बढ़ता रहे या ये घटता रहे, लेकिन दोनों एक साथ होगा तो ये मोनोटोनिक नहीं है आपका। तो 1 से लेकर 50 तक तो ये मोनोटोनिक है, बट 51 से लेकर डिक्रीज हो रहा है, तब ये आपका मोनोटोनिक तो नहीं है। क्या इसका लिमिट पॉइंट यूनिक आ रहा है? देखिए 1 से लेकर 50 तक, याद रखिएगा फाइनाइट पॉइंट्स का कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। लिमिट पॉइंट के लिए आपको इंटरवल चाहिए, और इंटरवल के लिए आपको अनकाउंटेबल या इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक ही है। अब आप स्टूडेंट कहोगे सर ये इंटरवल ये तो समझ में नहीं आएगा। तो हम जब भी टोपोलॉजी स्टार्ट करेंगे तब आपको इंटरवल, नेबरहुड, ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अभी आप इतना समझ लीजिए, लिमिट पॉइंट के लिए आपको इंटरवल की होने की जरूरत है, और इंटरवल में अनकाउंटेबल या इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होने चाहिए, और यहाँ फाइनाइट में कभी भी आपको लिमिट पॉइंट नहीं मिलता। तो 1 से 50 तक कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, 50 से ज़्यादा यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है या इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स है सीक्वेंस के, तब इन्फिनिटी पुटअप करूंगा तो मेरे को यूनिक लिमिट पॉइंट मिल जाएगा 0, क्योंकि 1/n का लिमिट पॉइंट क्या होता है, 0। बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट इज कन्वर्जेंट, तो ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास कोस एंगल में 2 की पावर n पाई। अब आप n की वैल्यू 1 पुटअप करिए, कोस 2π की वैल्यू कितनी होती है 1। 2 पुटअप करिए, कोस 4π की वैल्यू कितनी होती है 1। तो सारी की सारी वैल्यू 1 1 1 1 मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, और एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। बाउंडेड हो गया, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज मोनोटोनिक, ये कल हमने बात करी थी। और इसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, केवल 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 आपका इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, और ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, सीक्वेंस को हम 3 चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिकरेंस रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आपका IIT JEE में उससे क्वेश्चन बनता ही है। और उसके साथ हम पढ़ेंगे सब सीक्वेंस। तो उस चैप्टर को हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा था मोनोटोनिक है या बाउंडेड है या कन्वर्जेंट है, लिमिट पॉइंट, वो सारी बातें। अब सेकंड है हमारा रिकरेंस रिलेशन। इस चैप्टर में हम रिकरेंस रिलेशन पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट पढ़ेंगे और हम सबसीक्वेंस पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर 2 ये है। देखो रिकरेंस रिलेशन में मैं अपने दावे से कह सकता हूँ, इसमें IIT JEE में 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब इससे के साथ आपको कैसे डील करनी है, वो कहाँ पे आप मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, वो भी आपको पॉइंट आउट करूँगा। तो देखिए 3 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, तीनों ही डिस्टिंक्ट है, अलग अलग टाइप के हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखिए इसमें देखो रिकरेंस रिलेशन होता क्या, आपको कुछ फाइनाइट टर्म्स दे रखी होती है, मीन्स फर्स्ट या सेकेंड टर्म के बारे में आपको पता होता है और आपको अन्य टर्म के बारे में, बिहेवियर के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्या वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट है, और उसकी लिमिट फाइंड आउट करिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, हमको फर्स्ट टर्म दे रखी है 1/2। अब आपको अन्य टर्म दे रखी है इस टाइप की। अब आपको ये बताना है कि क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्या ये बाउंडेड है, क्या ये मोनोटोनिक है, वो सारी बातें। तो स्टूडेंट जब भी आ जाए तो स्टेप फर्स्ट आपका ये रहेगा, आपको चेक करना है क्या ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और वो कैसे चेक करेंगे। आपको फर्स्ट टर्म हाफ दे रखी है, सेकेंड टर्म निकाल लीजिए, n की जगह 1 पुटअप करोगे तो क्या मिल जाएगा, x2 = 2x1, x1 की वैल्यू में पुटअप कर रहा हूँ हाफ प्लस 1/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या बन गया 2/3। इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 0.6, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 0.5। आप एक नेक्स्ट वैल्यू निकाल के देख लीजिए, n की जगह 2 पुटअप करेंगे तो x3 = क्या मिल जाएगा, ट्वाइस, और ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2/3 प्लस का 1/3। इसको सोल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 3 7/9। इसको सोल्व करेंगे 0.70 मीन्स 7, लगभग अप्रोक्सीमेट 7। तो अब आपको ये देखना है कुछ फाइनाइट टर्म निकाल के क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है। तो फर्स्ट टाइम आपको 0.5 दे रखी है, फिर 0.6, फिर 0.7। आप इसके बाद भी निकालते जाओगे तो ये थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। मीन्स मेरा सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। जब आपके पास ये श्योर हो जाए उसके बाद आप फाइंड आउट करिए। अब आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो हम मान लेते हैं कि लिमिट सीक्वेंस की किस पर जा रही है, L पे जा रही है। अगर an की वैल्यू अगर लिमिट L पे जा रही है तो डेफिनेटली an+1 की भी किस पे जाएगी, L पे ही जाएगी। तो ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे x ले रखा है तो यहाँ पर आप x कर लीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज L = 2L + 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3L = 2L + 1, L = 1। हमारे पास लिमिट क्या आई, यूनिक आई। इसका मतलब सीक्वेंस आपका क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है प्लस कन्वर्जेंट है, और किस पर टेंड कर रहा है, 1 पे टेंड कर रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकती थी, आपको अगर 2 लिमिट आ जाती, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मेरे पास ये आ जाता L = 0 और 1, 2 लिमिट मिल जाती, तब आपको ये चेक करना होता है क्या ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो आपको बड़ी वाली लिमिट माननी होती है, और डिक्रीजिंग है तो आपको छोटी वाली लिमिट माननी होती है। बट यहाँ पर तो दोनों ही लिमिट, मतलब कुछ एक ही वैल्यू आ रखी है, तो इसमें आपको कुछ चेक ही नहीं करना है। तब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, L = 1, लिमिट आ गई मेरे पास में। तो स्टूडेंट सेकेंड है हमारे पास, आपको दे रखा x1 की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है, आपको xn+1 और xn ये आपको रिकरेंस रिलेशन दे रखा है। तब आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखिए लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आप पहले डायरेक्ट L पुटअप करके देख लीजिए, क्या इसकी वैल्यू 2 आ रही है, या मीन्स क्या इसकी एग्जैक्टली 1 वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। फिर बाद में इसका बिहेवियर देखते हैं। तो मैं मान लेता हूँ xn इन्फिनिटी में कि यहाँ पे जा रहा है, L पे जा रहा है, xn+1 भी कहाँ पे जा रहा है, L पे जा रहा है। ये स्टूडेंट मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वरना वैसे तो पहले बाउंडेड चेक करना होता है, मोनोटोनिक चेक करना होता है, लेकिन हमको तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट ही बिहेवियर देखना होता है, सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा है, उसकी लिमिट क्या है। तो दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू L होगी हाफ L + 2/L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2L = L + 2/L। इसको इधर लाओगे तो L = 2/L, तो L² = 2, L = ±√2। अब देखिए स्टूडेंट 2 वैल्यू आई है। अब देखो आपको फर्स्ट वैल्यू दे रखी है 0 से 2 के बीच में। फर्स्ट वैल्यू आपको क्या दे रखी है, x1 इज पॉजिटिव, 0 से 2 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गई। जब आप x2 निकालोगे, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो x2 भी क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। x3 भी क्या निकालोगे, x2 भी पॉजिटिव, x2 भी पॉजिटिव, तो x3 भी पॉजिटिव है। मीन्स इस सीक्वेंस की हर टर्म पॉजिटिव है।
तो क्या इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? L इक्वल टू प्लस का अंडर टू। अब इसमें तो आपको मोनोटोनिक भी निकालने की जरूरत नहीं है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कॉमन सेंस की बात है। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, फिर सेकंड ये पॉजिटिव है, फिर एडिशन का साइन है, तब ये भी पॉजिटिव होगी, मीन्स हर टर्म पॉजिटिव होगी, तब इसकी लिमिट किस पर टेंड कर जाएगी? अंडर टू पे। अब देखिए स्टूडेंट, जल्दीबाजी में क्या होता है, मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल देखिए। अब आप कहोगे सर फिर तो सर इतना इजी कॉन्सेप्ट है तो डायरेक्ट अल मान दो ना आप, तो चलो मैं अल मान लेता हूँ ना। मान ली मैंने an+1 लिमिट ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये अल पे जा रहा है, ये अल पे जा रहा है, तब वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? L इक्वल अपॉन L-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, L² माइनस L इक्वल टू L² माइनस का 2L इक्वल टू 0, आइदर L इक्वल टू 0 या L इक्वल टू 2। मीन्स अब आपके पास दो वैल्यू आ गई। इसका मतलब आप सोचोगे इसका मतलब डेफिनेटली कन्वर्जेंट है। यदि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो सर ने बताया 0 है, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है इसका मतलब 2 है। चलो रट लिया मैंने, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया ना कि दो वैल्यू है तो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। तो अब आपके माइंड में ये बैठ गया, चलो ठीक है सर ने कह दिया, अब ये से ही करेंगे। बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। आपको दो वैल्यू मिली है, आप इसकी कुछ फाइनाइट टर्म निकाल के देखिए इसका बिहेवियर कैसा है। जैसे आपको A1 दे रखा है, A2 फाइंड आउट करिए। A2 क्या आ जाएगा? A1 अपॉन A1 माइनस 1। A1 कितना है? 3 माइनस 1, तो वैल्यू क्या आएगी? 3/2। A3 निकालिए, A3 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? A2 अपॉन A2 माइनस 1, और A2 कितना है मेरे पास? 3/2। 3/2 और 3/2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1/2, मीन्स क्या रहेगा? 3। A4 निकालिए, A4 क्या है? अब देखो A3 3 आ गया, जब A1 3 था, A2 कितना है? 3/2, तो A4 भी कितना आ जाएगा? 3/2। सिमिलरली A5 कितना आ जाएगा मेरे पास? 3/2। मीन्स इस सीक्वेंस की हर टर्म देखिए क्या आ रही है। फर्स्ट टर्म आई मेरे पास 3, फिर 3/2, फिर सिमिलरली ये चलती रहेगी। तो ये सीक्वेंस ओसिलेट सीक्वेंस है, और कहाँ से कहाँ तक ओसिलेट कर रहा है? 3/2 से 3 तक ओसिलेट कर रहा है। कभी 3/2 की ओर जाएगा, कभी 3 की ओर जाएगा। बट देखिए अल वाले कॉन्सेप्ट से तो आपकी वैल्यू कितनी है? 0,2। और ऐसे क्वेश्चन ही IIT में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि पता है स्टूडेंट को लॉजिक क्या है। अगर अल पे जा रहा है तो an+1 भी अल पे जाएगा। डायरेक्ट लिमिट पुटअप करो, आंसर आ गया। और आपको ये दोनों ऑप्शन में जरूर मिलेंगे, 0,2 भी। बट अगर आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, जैसे इस क्वेश्चन में भी आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, तब आप उसका बिहेवियर देखिए, 3-4 टर्म निकाल के देखिए क्या वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, टर्म रिपीट होती जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया? ओसिलेट फाइनाइट सीक्वेंस है। इनफाइनाइट नहीं स्टूडेंट, दोनों टर्म क्या है मेरे पास? फाइनाइट है, तो ओसिलेट फाइनाइट सीक्वेंस है। तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब रिकरेंस रिलेशन में देखते हैं AP, GP, HP। जब आपको ऐसा रिकरेंस रिलेशन दे रखा है तब इसकी लिमिट क्या आएगी? देखिए स्टूडेंट, यदि आप अगर अल मान के करो तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये अल पे जाएगा, ये अल पे जाएगा, ये अल पे जाएगा, तो L इक्वल टू L प्लस L कितना होता है? 2L अपॉन L। L से 2 से 2 कैंसिल, तो L इक्वल टू L। इससे आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा इसकी लिमिट क्या है। जब इस टाइप का आता है तब आपको कैसे डील करनी है, और आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। यदि AP है तब इसकी लिमिट किस पर अप्रोच कर रही है, जब GP है तब इसकी लिमिट किस पर अप्रोच कर रही है, जब HP है तब इसकी लिमिट क्या हो रही है। मीन्स आपको 3 रिजल्ट याद रखने हैं। चलो फर्स्ट रिजल्ट देखते हैं AP का। A1 A2 आपको दे रखा है, तो A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 प्लस A2 अपॉन 2। A1 कितना है? A प्लस B अपॉन 2। A4 कितना आ जाएगा? A4 इक्वल टू आ जाएगा A3 अब प्लस A2 अपॉन 2। एक बार इसी में रखते हैं। A5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? A4 प्लस A3 अपॉन 2। सिमिलरली an-1 क्या आ जाएगा स्टूडेंट? जब n है तब n-1 n-2 है, जब n-1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n-2 और n-3। an-2 n-3 अपॉन 2, और an आपको क्या दे रखा है? an-1 प्लस an-2 अपॉन 2। इसी को एक बार ये मान लीजिए, A3 इक्वल टू हो गया हमारे पास A2 प्लस A1 अपॉन 2। अब देखिए, अब जो लेफ्ट साइड में है उसको सम अप कर दीजिए, जो राइट साइड में उसको सम अप कर दीजिए, तब क्या मिल जाएगा मेरे पास?
दिस इम्प्लाइज A3 प्लस A4 प्लस an माइनस 1 प्लस an इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या रहेगा स्टूडेंट, A3 में देखिए क्या आ रहा है, A2/2 प्लस A2/2 मीन्स क्या हो जाएगा, A2 प्लस A1/2, A1 की बस एक ही टर्म है तो A1/2। अब देखिए A3/2 इसमें आया, A3/2 आया है तो एड अप करते रहेंगे तो क्या रह जाएगा, A3 प्लस A4। अब लास्ट में देखिए इसका क्या बिहेवियर है, an-2/2 प्लस an-2/2, an-2 पूरा मिल जाएगा मेरे को, an-1/2, an-1 की मेरे पास केवल एक ही टर्म रहेगी तो यहाँ पर मैं क्या रख दूँ, an-1/2। अब देखिए स्टूडेंट, A3 से लेकर an-2 तक तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, A3 से लेकर an-2, इससे प्रीवियस टर्म क्या आएगी, an-2, यहाँ तक कैंसिल आउट। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा मेरे पास, an-1 प्लस an, टू टर्म रह गई, और राइट हैंड साइड में क्या रह गया, ये रह गया। अब देखिए स्टूडेंट, यदि सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है तो अब ये डेफिनेटली L पे जाएगा, तो मैं डायरेक्ट L पुटअप करता हूँ इसकी लिमिट, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, L प्लस L, लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा, 2L इक्वल टू, इसका लघुत्तम ले लूँ 2A2 प्लस A1/2, an-1 भी L पे जाएगा प्लस L/2, L/2 को मैं अगर इधर लाऊंगा तो मैं क्या, मेरे पास क्या रह जाएगा, 3L/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3L/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो L की वैल्यू क्या मिल गई मेरे पास, A1 प्लस 2A2/2। तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया स्टूडेंट, जब आपको AP दे रखा है तब इसकी लिमिट जाएगी L इक्वल टू A1 प्लस 2A2/3। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जीपी में देखते हैं, जीपी में आपको लिमिट क्या मिलती है, तो A1 A2 की वैल्यू दे रखी है तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A2 इंटू A1, A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 इंटू A2, A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A4 इंटू A3 अप टू सून, an-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, an की वैल्यू n-1 और n-2 है तो n की जगह n-1 पुटअप करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-2 और यहाँ पर n-3, n-2 मल्टीप्लाई में n-3, और an की वैल्यू दे ही रखी है आपको n-1, n-2। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो राइट हैंड साइड में है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज A3 इंटू A4 an-1 इंटू an इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर रूट A2 को स्क्वायर रूट A2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास A2 मिल जाएगा, A2, A1 की एक ही टर्म है तो केवल स्क्वायर रूट A1 मिल जाएगा। अब A3 की दो बार टर्म आएगी, A4 की भी दो बार टर्म आएगी, तो सब मिलकर मेरे पास क्या मिल जाएगा, A3 मल्टीप्लाई में चल रहे हैं स्टूडेंट ये सब A4। अब लास्ट में देख लीजिए, an-2 स्क्वायर रूट में, an-2 स्क्वायर रूट में, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, an-2 एज इट इज। अब an-1 की केवल स्क्वायर रूट में ही है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ an-1। अब आपको वही करना है, जब an आपको L पे जा रही है तो an-1 भी आपकी L पे जाएगी लिमिट। तब अब देखिए A3 से लेकर यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जो इसके प्रीवियस टर्म है an-2 तक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड में A3 से लेकर an-2 तक आ रहा है, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा है। तब ये डायरेक्ट में लिमिट पुटअप कर रहा हूँ, ये L पे जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज L इक्वल टू A2 स्क्वायर रूट ऑफ A1, और ये भी L मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ L से स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ L मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ L आएगा, इस स्क्वायर रूट ऑफ L से इससे स्क्वायर रूट ऑफ L कैंसिल हो जाएगा। अब L इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो A1 A2 का स्क्वायर। आई होप, ओ स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर देखिए an-2 तक कैंसिल हुआ है, यहाँ पर L है, यहाँ पे L है, तो L स्क्वायर मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे L स्क्वायर मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ L। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए,
तो यहाँ से 2 पावर है, यहाँ से माइनस हाफ पावर में माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, एल की पावर 3/2 A2 स्क्वायर रूट ऑफ A1। तो एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी स्टूडेंट मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ A1 A2 की होल पावर 2/3। इसको आप और सोल्व कर सकते हो, स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो ये क्या मेरे पास क्या मिल जाएगा, A1 A2 का स्क्वायर की होल पावर 1/3। तो यदि आपका जीपी में कोई सीक्वेंस है तब डायरेक्ट आपको ये लिमिट फाइंड आउट करनी। तो स्टूडेंट थर्ड देखिए एचपी का मतलब क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, जो भी एपी टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो देखिए an का रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1/an। an-1 का रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1/an-1। सिमिलरली an-2 का रेसिप्रोकल 1/an-2। तब आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर ये रिजल्ट याद है, एपी की लिमिट ये आती है तो हर चीज़ का आप रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, एल का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1/L 1/3 एज इट इज। A1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/A1 प्लस 2/A2। इसको सोल्व आउट कर लीजिए, 1/L 1/3 आप लघुत्तम लोगे तो क्या आ जाएगा, A2 प्लस 2A1 और यहाँ पर A1 A2। अब आपको L की वैल्यू चाहिए तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3A1 A2 अपॉन 2A1 प्लस A2। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, जब AP की लिमिट है तब उसकी वैल्यू क्या आती है, A1 प्लस 2A2/3। जब GP में दे रखी है तो उसकी वैल्यू आती है A1 इंटू A2 का स्क्वायर होल पावर 1/3। जब आपकी HP में है तब उसकी लिमिट आती है 3A1 A2 अपॉन 2A1 प्लस A2। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। होगा तो हम सीक्वेंस के सेकंड चैप्टर में हैं। अब हमारा रहता है सब सीक्वेंस और कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट, जैसे सैंडविच थ्योरम हो गई और एक स्पेशल फॉर्मेट हो गया, सिजारो थ्योरम हो गई, वो हम कल पढ़ेंगे। कल हमारा सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज रिकरेंस रिलेशन में आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको an की लिमिट फाइंड आउट करनी है और आपको रिकरेंस रिलेशन दे रखा है an का bn+1/bn और इसमें भी bn में भी आपको एक रिलेशन दे रखा है ये। तो इस an की लिमिट बतानी है, an की लिमिट क्या आएगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये सब कुछ बातें क्लियर हो रही होगी। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।